Assalamu alaikum students, welcome to the 26th lecture of Software Design and Architecture. Software Design and Architecture is a CSE 303 course in which we have been looking at the design phase of our software development life cycle in detail. We have covered the design aspects, the architectural aspects, architectural patterns, the interface design, and in the recent or previous few lectures we have been looking at the detailed design in perspective of an object-oriented approach. So what we have done is we've created a few analysis models, again keeping in view the object-oriented approach, and we have created a couple of design diagrams as well. Okay, so we did use case diagrams, we did activity diagrams, we created class diagrams or domain models, and then we created detailed class diagrams, and then in the last lecture we created the sequence diagrams. ठीक, तो अभी तक हम क्या करते आए हैं कि हम मल्टीपल डायग्राम से अपने डिज़ाइन व्यू जो है, अपना डिज़ाइन फेज जो है उसको रिप्रेजेंटेशन उसकी करते रहे हैं. हमने स्टार्ट किया एनालिसिस लेवल डिज़ाइन के साथ, एनालिसिस लेवल डायग्राम्स के साथ, जिसमें हमने सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के साथ जो डायग्राम्स बनती हैं, यूज़ केस डायग्राम्स, वी लुक्ड इनटू दोस. हमने वो देखा कि वो कैसे बनती हैं और कैसे नहीं बनती, मेजर उनका काम या उनका ज़रूरत क्या है, एंड हाउ आर दे क्रिएटेड. फिर as soon as के आपकी यूज केस डायग्राम बनती है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स की क्लैरिफिकेशन वो भी आ जाती है, रिक्वायरमेंट्स में भी क्लैरिटी आ जाती है, और आपकी कोई फंक्शनल नॉन फंक्शनल में चेंजेस अगर अकर होने हो तो उसकी जो है इवन द बेसिस टू दैट कैन बी फाउंड एज सून एज यू हैव क्रिएटेड योर यूज केस डायग्राम. तो वी डिड दैट. उसके बाद हमने क्या किया कि हमने देखा कि अभी होल ऑफ द यूज केस डायग्राम इज एट अ वेरी जेनेरिक और एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल. ठीक है, उसके अंदर डिटेल्स जो है वो हम नहीं डाल रहे होते, हम बिजनेस यूज़र के पर्सपेक्टिव से उनको क्रिएट कर रहे होते हैं, बिजनेस यूज़र के हिसाब से ये देख रहे होते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. सो दैट्स व्हाट वी डिड. एंड फिर हमने ये किया कि अब यूज केस डायग्राम्स जो है वो लिमिटेड डायग्राम्स हैं, तो वी क्रिएटेड एक्टिविटी डायग्राम्स टू सप्लीमेंट दोस. ठीक है, यूज केस ने सिर्फ आपको मेजर फंक्शनैलिटीज़ का तो बता दिया था, और यूज केस की डिस्क्रिप्शन ने ये चीज़ लिख दी थी कि इन फंक्शनैलिटीज़ को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स चाहिए होते हैं, बट इट डज नॉट गो एनी फर्दर देन दैट. ठीक है, उससे आगे नहीं जाती, बस ये बता देती है कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है, और डिस्क्रिप्शन में या टेक्स्ट में हम लिख देते हैं कि इन फंक्शनैलिटीज़ को पूरा करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं. ठीक, फिर हमने एक्टिविटी डायग्राम बना ली, और एक्टिविटी डायग्राम ने ये किया कि जो हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ थी और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो मल्टीपल स्टेप्स हमारे पास थे उनके टेक्स्ट में लिखे हुए, उन सबको ही मिला जुला के एक्टिविटी डायग्राम्स बनाई, जो कि हमें फ्लो बताती हैं डिफरेंट एक्शंस का, जिससे हम एक कंप्लीट एक्टिविटी या एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो एक्टिविटी डायग्राम का मकसद क्या है, वो फ्लो हमें बताना, वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमें डिफाइन कर देना कि जिनको फॉलो करके हम अपनी एक फंक्शनैलिटी को पूरा कर सकते हैं, एक काम को पूरा कर सकते हैं. ठीक है, तो ये स्टेप्स जो है ये प्राइमरली तो आपने यूज केस डायग्राम यूज केस डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए होते हैं, उसी में हमने डिफाइन किया हुआ होता है. और अब एक्टिविटी में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम उसको दे रहे हैं. कोई डिटेल्स अगर जो है वो हमने पहले मिस आउट कर दी, या सपोज हमने 2 या 3 यूज केसेस को इस्तेमाल करके एक लार्जर फंक्शनैलिटी अचीव करनी है, तो अगेन सिंगल एक्टिविटी डायग्राम से उन 2-3 यूज केसेस का फ्लो हमें डिफाइन हो जाएगा. ठीक है, तो वो जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन थी वो हमने एक यूजफुल तरीके से ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करनी है. ठीक है, आइदर दैट बी अ सिंगल यूज केस, एक बड़ा सा कम्प्लेक्स सा सिंगल यूज केस है, या वो मल्टीपल यूज केसेस का कॉम्बिनेशन है, 2 या 3 या 4 यूज केसेस हैं, और उनको मिला के हमने एक बड़ा से जो है एक्टिविटी डायग्राम बना लिया, जो अब हमें स्टेप्स शो कर रही है कि क्या चीज़ जो है वो कैसे चलनी है. ठीक है,
वो बना ली हमने। फिर हमने एक डोमेन मॉडल या एनालिसिस लेवल की क्लास डायग्राम बनाई और उसमें हमने ये किया कि अपने जो है बेसिक जितने भी क्लासेस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी उनकी इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है। तो जब एनालिसिस लेवल क्लास डायग्राम की क्रिएट की या डोमेन मॉडल क्रिएट किया तो एट दैट टाइम हमने सिर्फ इतना चेक किया कि क्लासेस कौन कौन सी चाहिए और हमने ये देखा कि इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ठीक है। वी वर नॉट लुकिंग फॉर दी ऑपरेशंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इस वक्त हमारा फोकस ऑपरेशंस पे नहीं होता और रिलेशनशिप्स की कम्प्लेक्सिटी पे भी नहीं होता। हम एनालिसिस लेवल पे सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सी क्लासेस हमें चाहिए, उनके क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए और वेदर और नॉट उनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, कोई एसोसिएशन है या नहीं है, ठीक है। क्लासेस एट दिस टाइम जो है वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन पे नहीं होती, रादर डोमेन ओरिएंटेशन पे होती हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्लासेस जो आप इस वक्त क्रिएट करते हैं वो हम डिप्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से या इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से या सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से नहीं बना रहे होते, रादर हम अपनी डोमेन को स्टडी करके डोमेन में से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, एनीथिंग दैट कैन बी एन एंटिटी जिसके कोई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, हम उन सारी चीज़ों को लेके और उनको मैप करके अपनी एक सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसी में से कुछ क्लासेस जो हैं वो बाद में सिस्टम लेवल क्लासेस या सॉफ्टवेयर लेवल क्लासेस में भी चेंज हो जाती है और कुछ क्लासेस ऐसी भी होती हैं जो डिस्कार्ड हो जाती हैं क्योंकि उनको एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेट होने की ज़रूरत नहीं होती, वो डोमेन की क्लासेस ही हैं और वो डोमेन की क्लासेस के तौर पे ही उनकी जो है इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस है, ठीक। फिर हमने ये देखा कि हम इस डोमेन लेवल या एनालिसिस लेवल क्लास डायग्राम को कैसे एक डिटेल्ड क्लास डायग्राम में चेंज करते हैं, कैसे हम ये करते हैं कि जो क्लासेस हमने आइडेंटिफाई कर ही ली थी उसमें से ही हम ये करते हैं कि ऑपरेशंस एसोसिएट कराने शुरू कर देते हैं। ऑपरेशंस जो हैं वो हमें मिल जाते हैं सून एज कि हम डिफरेंट वर्ब फ्रेजेस अपने उसमें से निकालते हैं, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स दी हुई है उसमें से वर्ब फ्रेजेस निकालते हैं। सो एज सून एज यू स्टार्ट डूइंग दैट तो उससे ये हो जाता है कि आपके पास जो है एक यू कम अप विद अ सेट ऑफ ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस हम मल्टीपल क्लासेस के साथ एसोसिएट करा देते हैं, ठीक है। उस टाइम पे एक आपकी एक सॉर्ट ऑफ रिव्यू का एक साइकिल दोबारा चलता है कि अगर ऐसी क्लासेस हैं कि जिनके कोई सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस नहीं हो रहे या उनके कोई एट्रीब्यूट्स जो है वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए तो हम उन क्लासेस को जो है ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें फर्दर क्लासेस भी चाहिए, ठीक है। अब क्लास डायग्राम इज क्रिएटेड कीपिंग इन व्यू योर यूज केसेस, ठीक है। तो अगर यूज केसेस में इस तरह की कोई फंक्शनैलिटी दी हुई है जो पूरी नहीं हो रही तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड इन मोर क्लासेस, हम और क्लासेस ऐड कर सकते हैं और उन क्लासेस के साथ जो भी एट्रीब्यूट्स या फंक्शनैलिटीज हमें चाहिए वी कैन ऑलवेज इनकॉर्पोरेट देम, ठीक। फिर अब ये सारा जो है अदर देन द एक्टिविटी डायग्राम ऑल ऑफ द अदर्स वर अ लिटिल स्टैटिक, ठीक है। वो थोड़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं कि यही क्लासें एग्जिस्ट करेंगी, ऑल द टाइम एग्जिस्ट करेंगी और ऐसे ऐसे इनके रिलेशनशिप्स या एसोसिएशंस होंगे। सो देन वी शिफ्टेड टू द अ लिटिल डायनामिक पार्ट और डायनामिक में हमने क्या देखी थी, हमने सीक्वेंस डायग्राम्स देखी थी, सिस्टम के बिहेवियर को शो करती हैं, बिहेवियरल डायग्राम्स कह सकते हैं, डायनामिक डायग्राम्स कह सकते हैं। सीक्वेंस डायग्राम का मकसद क्या था कि जो क्लासेस हमने बनाई, सॉफ्टवेयर की जो क्लासेस हमने बना के रख ली क्लास डायग्राम के अंदर, वो लॉन्ग रन में जो है किसी एक फंक्शनैलिटी को पूरा करने के लिए कैसे इस्तेमाल होती है, ठीक है। फंक्शनैलिटी हमने यूज केसेस के साथ डिफाइन कर दी थी। यूज केसेस के साथ हमने लिख दिया था कि अल्फा बीटा चार्ली ये 3 काम है कि वो कर सकता है, यूजर को ऑथेंटिकेट करा सकता है, ऑथेंटिकेशन के लिए में भी उसको लॉगिन की इंफॉर्मेशन चाहिए और लॉगिन में हम यूजर नेम या और पासवर्ड ले रहे हैं या ईमेल और पासवर्ड ले रहे हैं, जो भी कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, और इसकी बेसिस पे फिर हम उसको लॉगिन करें, ऑथेंटिकेट कर लेता है तो फिर हम उसको प्रोफाइल की अपडेशन की एबिलिटी दे देते हैं, ठीक है। प्रोफाइल कैसे अपडेट होना है, क्या नहीं होना, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम उसको प्रोवाइड जो उससे हमें चाहिए वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक। तो सीक्वेंस डायग्राम का मकसद ये है कि अब जो काम करने हैं, जो फंक्शनैलिटीज डिफाइन हुई हुई है, जो फीचर्स डिफाइन हुए हैं, उनको कौन कौन से सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स ने करना है, ठीक है। तो अब उस फंक्शनैलिटीज या फीचर्स को हम अपने सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट कराना शुरू कर देते हैं। अब हम क्लासेस देखते हैं और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और क्रिएट नहीं करते हैं, रादर रिप्रेजेंट करते हैं
और उस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये बताते हैं कि एक क्लास दूसरी क्लास के कौन से फंक्शन को कॉल करेगी, कौन से डाटा को पास करेगी, कौन सा अगर कुछ रिटर्न चाहिए तो वो किस फॉर्मेट में चाहिए, और कैसे जो है इन सारों के कॉम्बिनेशन से मतलब इन सारे फंक्शंस को पास थ्रू करके एंड में हमारे पास एक फंक्शनैलिटी कंप्लीट होती है। एक यूज केस के अगेंस्ट जो है हमारे पास जो है जो क्लासेस आई वो सारी एक सीक्वेंस डायग्राम में रिप्रेजेंट हो गई। तो एक यूज केस के अगेंस्ट जो फीचर था या फंक्शनैलिटी थी उसमें इन्वॉल्व्ड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमने रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब सीक्वेंस डायग्राम हमें टाइमिंग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, दैट्स समथिंग वी नो। सीक्वेंस डायग्राम क्योंकि डायनामिक या बिहेवियरल डायग्राम है तो ये स्टैटिक नहीं है, ये टाइमिंग इंफॉर्मेशन भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और अब टाइमिंग इंफॉर्मेशन कैसे रिप्रेजेंट करती है, हाउ इट ये किस तरह हमारे पास होता क्या है कि आपके पास एक्स एक्सिस पे जो है वो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करता है और वाई एक्सिस पे हमारे पास टाइम एग्जिस्ट करता है। तो जो फंक्शन की कॉल्स आपको वाई एक्सिस पे सबसे पहले मिलेगी दैट इज द फर्स्ट फंक्शन कॉल। और जैसे जैसे हम वी कीप ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जैसे जैसे आगे आप चलते जाते हैं हर फंक्शन कॉल नेक्स्ट फंक्शन कॉल जो हमें मिलती है वो ये सिग्निफाई करती है कि ये प्रीवियस फंक्शन कॉल के बाद जो है आकर हुई है। तो हमारी टाइम लाइन पे दिस इज समथिंग दैट हैपेंड ऑन अ लेटर टाइम। ठीक है, स्टार्ट टाइम से बाद में कहीं पे आकर हुआ है। और इसी तरह टॉप टू डाउन भी जिस तरह आप जाते जा रहे हैं तो आपका टाइम जो है वो इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक, तो ये टाइमिंग इंफॉर्मेशन भी हमें रिप्रेजेंट करती है। एक तो सिंपल जो हमारे क्योंकि वाई एक्सिस पे सारी चीज़ें प्लॉटेड हैं तो उसके रेफरेंस से भी, और दूसरा ये है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की हम एक्टिव लाइफ लाइन्स क्रिएट करते हैं तो एक्टिव लाइफ लाइन्स भी अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ फंक्शन रिक्वायर्स टू कंप्लीट इट्स फंक्शनैलिटी उसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड रेक्टेंगल, इसमें हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, और फिर क्लास का नाम लिखते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं कि जहां हम ऑब्जेक्ट का नाम छोड़ देते हैं, खाली क्लास का नाम लिखते हैं। वो तब रिक्वायर्ड है कि जब एक क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स किसी आइडेंटिकल तरीके से बिहेव कर रहे हो। ठीक है, अगर आइडेंटिकल तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो खाली क्लास का नाम भी इनफ रिप्रेजेंटेशन है, अलग से आपको ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट रोल्स के तौर पे हों, मतलब एक इंस्ट्रक्टर कभी इंस्ट्रक्टर के रोल में है, एक इंस्ट्रक्टर और कभी एडमिन के रोल में है, उसका काम डिफरेंट है, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम क्लासेस के साथ जो है वो ऑब्जेक्ट्स के नाम भी प्रोवाइड कर दें जो कि कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हो उनके डिफरेंट रोल्स के साथ। ठीक है, फिर वी हैड द लाइफ लाइन। हमारे पास एक लाइफ लाइन थी जो ये बता देती है कि ऑब्जेक्ट कितनी देर स्कोप में रहता है या कितनी देर मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास थी कि एक्टिव लाइफ लाइन। एक्टिव लाइफ लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि ऑब्जेक्ट जो है उसका जो फंक्शन एक हमने कॉल किया है वो फंक्शन कितनी देर जो है चलेगा या वर्क करेगा। ठीक है, देन वी हैड मैसेजेस। मैसेजेस आर पास्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वन ऑब्जेक्ट हैज द एबिलिटी टू पास अ मैसेज टू अ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये मैसेज एक हम सिंपल एरो की फॉर्म में देते हैं जिसके ऊपर जो है वो हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम लिखा और उसके साथ अगर कोई पैरामीटर्स हमने पास करने हैं तो हमने वो बयान कर दिए। ठीक है, एंड देन वी हैव द रिटर्न वैल्यू। रिटर्न ये बता देता है कि अगर इस फंक्शन ने कोई चीज़ रिटर्न करनी थी, फॉर एग्जांपल स्टेटस रिटर्न करना था, ये बताना था कि यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है या नहीं हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन ये इसको वापस कर देगा। ठीक है, फिर इसमें हमने ये देखा था कि फंक्शन से रिटर्न स्टेटस हम सिंपल इक्वल टू के साथ भी लगा सकते हैं। अगर उसने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम खाली उस जो भी रिटर्न करना है, पैरामीटर रिटर्न करना है, उसका नाम लिख सकते हैं और इक्वल टू का सिंबल डाल सकते हैं। तो वो भी यही चीज़ सिग्निफाई करेगा या रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे फंक्शन ने ये चीज़ रिटर्न की है, रिप्लाई बैक किया। फिर इसमें जो आखिरी बात हमने देखी थी वो हमने थे फ्रेम्स देखे थे कि जिनके साथ हम इफ कंडीशनल स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है। इसकी हमने ऑल्टरनेट नोटेशंस भी देखी थी कि आप किसी मैसेज के ऊपर गार्ड कंडीशन लगा के भी कर सकते हैं, और इसी तरह आइट्रेशन में भी यह है कि आप गार्ड कंडीशन लगा के और स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार से ज़्यादा, इन दोनों से ज़्यादा प्रेफर्ड अप्रोच जो है वो आपकी फ्रेम वाली अप्रोच है, क्योंकि इसमें आपके लिए आसान है कि आप लोअर मोस्ट स्टेट और अपर मोस्ट स्टेट डिफाइन कर सकें, कौन कौन से फंक्शंस या मैसेज कॉल्स उसके बीच में हैं वो डिफाइन कर सकें, ठीक है। तो प्रेफर्ड वो फ्रेम वाली अप्रोच है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स के जो मैसेजेस हैं वो हम अंदर लिख देते हैं और वो ये सिग्निफाई करते हैं कि ये जो है हमारी किसी कंडीशन से एसोसिएटेड है या किसी लूप एक्सेट्रा के साथ एसोसिएटेड है। तो आज हमने क्या करना है कि इन्हीं बिहेवियरल डायग्राम्स में एक और चीज़ देखनी है। टुडे वीड बी लुकिंग एट दी स्टेट मशीन डायग्राम्स, ठीक है। तो इसमें दो मेजर काम हमने आज करने हैं। एक तो एलिमेंट्स देखने हैं स्टेट मशीन डायग्राम्स के, कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते, और फिर ये देखना है, सीखना है कि स्टेट मशीन डायग्राम्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, ठीक है। स्टेट मशीन डायग्राम्स अगेन हमारी बिहेवियरल यूएमएल डायग्राम्स के अंदर आती हैं, तो ये हमारे डायनामिक एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। डायनामिक एस्पेक्ट्स प्लीज रिमेंबर हमारे रन टाइम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, या जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन के बाद उनकी स्टेट्स या उनकी वैल्यूज या उस पर डिपेंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। सो let's begin with the definition. A state machine diagram, some of the classes in the class diagram are quite dynamic in that they pass through a variety of states over the course of their existence, ठीक है। तो class diagrams में कुछ इस तरह की classes भी exist कर रही होती हैं कि जो एक ही state में नहीं रहती, rather they pass through a number of states, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पहली बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि states क्या है, ठीक है। हमने जब ऑब्जेक्ट्स देखे थे तो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट जब हमने रिवाइज किए थे तो तब हमने ये चीज़ भी देखी थी कि ऑब्जेक्ट्स की स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की स्टेट उसकी करंट डाटा वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, ये बताती है कि अभी कौन कौन से इसकी डाटा वैल्यूज है, उसकी बेसिस पे ऑब्जेक्ट जो है वो किस फॉर्मेट में या किस शक्ल में हमारे पास मौजूद है, और वो शक्ल या वो फॉर्मेट जो है वो हम कॉरेस्पॉन्ड करते हैं एक स्टेट के साथ, ठीक है। दैट्स व्हाट वी से कि ये इसकी एक स्टेट है, ठीक। इसमें ये एग्जांपल हमने देखी थी कि आप अगर हार्डवेयर सेंसर्स ले लें तो एक हार्डवेयर सेंसर जो है वो कॉन्स्टेंटली रेडी स्टेट में होता है या रीड स्टेट में होता है जब वो अपनी इन्वायरमेंट को सेंस कर रहा होता है, ठीक है। और एज सून एज के कोई अक्रंस होती है, आग लग जाती है और वो डिटेक्ट करता है कि हमारा टेम्परेचर एक सर्टेन रेंज से ज़्यादा है, तो वो फौरन एक्टिव स्टेट में आ जाता है। एक्टिव स्टेट में आता है तो वो डाटा जो है वो मेन कंट्रोलर तक पास कर देता है, और उस डाटा जो उसने पास किया है उसकी बेसिस पे मेन कंट्रोलर कोई ना कोई हमारा डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो अब वो पहले रेडी स्टेट में था, सेम ऑब्जेक्ट, अब सेंसर ही है, पहले रेडी स्टेट में था, देन इट गोज इनटू एन एक्टिव स्टेट, और एक्टिव स्टेट के अंदर वो एक और काम कर रहा है। अच्छा, अब जैसे आग बुझा दी गई तो उसके बाद जो है हमारा सेंसर दोबारा रीसेट होगा, और रीसेट होकर वो अगेन एक एक्टिव रेडी स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो ये जो है कि एक ही हमारा ऑब्जेक्ट है और वो ही अपने पूरे लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट स्टेट से गुजर रहा है। कभी वो एक्टिव हो जाता है, कभी वो डोर्मेंट हो जाता है, कभी वो रेडी स्टेट में होता है, कभी एक फॉर्म में कभी दूसरी में। तो दिस होल आइडिया इज रिप्रेजेंटेड थ्रू स्टेट मशीन्स, ठीक है। तो जो स्टेट मशीन्स जिस अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड की हुई हैं, जो इनकी वेरी बेसिक्स हैं, वो क्या है कि हमारे पास इस तरह की क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं हमारी क्लास डायग्राम में। जो हमने सॉफ्टवेयर की डायग्राम्स बनाई हैं उसमें इस तरह की क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं कि जो बहुत सारी स्टेट से गुजरती हैं, ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। वो एक ही तरह की नहीं रहती, ऑल द वाइल दैट द सॉफ्टवेयर इज रनिंग, वो एक ही तरह की नहीं रहती, रादर वो अपनी स्टेट्स चेंज कर सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ व्हीकल कैन चेंज ओवर टाइम फ्रॉम बीइंग न्यू टू प्री ओन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टेटस विद द डीलरशिप,
ठीक है। तो एक व्हीकल जो है वो अभी अभी क्रिएट होकर हमारे पास किसी जो है वो ऑटो शॉप में आया है, तो अभी बिल्कुल नया है, ठीक है। और फिर हम वक्त के साथ इसकी स्टेट न्यू से प्री ओन्ड में चेंज हो जाएगी, फिर इवन जो है वो ओल्ड में चेंज हो जाएगी। अब ये जो अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट हमारे पास है दैट इज द सेम, हम बात किसी और चीज की नहीं कर रहे, उसी ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं, लेकिन विद टाइम या विद एनवायरमेंट या विद सम ट्रिगर किसी ऑन द बेसिस ऑफ वन थिंग और द अदर उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। कार की इस कार के एग्जांपल में तो टाइम वाज द डिसाइडिंग फैक्टर, टाइम ये बता रहा है कि कब जो है ये न्यू है और कब ये प्री ओन्ड है। हमारे हार्डवेयर सेंसर के केस में जो है वो इवेंट जो है वो आग का इवेंट या कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की स्टेट ये बता रही थी कि हमारे ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो स्टेट मशीन डायग्राम्स आर अ बिहेवियरल स्टेट मशीन डायग्राम इज अ डायनामिक मॉडल, ठीक है। अब अगेन प्लीज रिमेंबर ये हमारे डायनामिक मॉडल्स में से है या बिहेवियरल मॉडल्स में से है, दैट शोज द डिफरेंट स्टेट्स दैट अ सिंगल क्लास पासेस थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, डिफरेंट स्टेट्स उसी ऑब्जेक्ट की, एक ही ऑब्जेक्ट की डिफरेंट स्टेट्स दैट अ सिंगल क्लास पासेस थ्रू, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद क्लासेस हैं तो हम थोड़ी जेनेरिक टर्म्स में ये बात कर रहे हैं कि एक क्लास जो है वो जिन जिन स्टेट्स के साथ पास करती है उनका हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास डायग्राम में हमारे पास क्लासेस ही एग्जिस्ट कर रही हैं तो हम अपनी टर्मिनोलॉजी को सेम रखने के लिए इस तरह से कह रहे हैं, अदरवाइज इट इज द ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती है थ्रू passes through during its life in response to events, ठीक है। अब ये जो है डिफरेंट स्टेट्स चेंज ऑफ स्टेट क्यों होती है या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्यों जाता है, इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स, कोई ना कोई इस तरह का इवेंट अकर होगा कि जिसकी बेसिस पे है वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज कर लेगा along with its responses and actions, ठीक है। अब अगर स्टेट चेंज कर ली, रेडी से आपका एक्टिव स्टेट में आ गया है, तो इस एक्टिव स्टेट में आने से इसने करना क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होने का तो फायदा आपको तभी है कि जब उस स्टेट की चेंज के साथ उसका कोई रिस्पॉन्स चेंज हो जाए, उसका कोई बिहेवियर भी कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाए, ठीक है। तो अब जैसे हमने सेंसर्स में देखा था कि सेंसर्स रेडी स्टेट में है तो उस वक्त वो खाली इन्वायरमेंट को रीड कर रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। आज सच कोई एक्टिव डाटा कम्युनिकेशन नहीं हो रही उसके बीच में और आपके जो है सर्वर के बीच में, वो खाली एक जनरल सा स्टेटस की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा है, बाकी वो व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज रीडिंग इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। अब लेकिन एज सून एज कि उसने एनवायरनमेंट में चेंज डिटेक्ट कर लिया, उसने ये बात डिटेक्ट कर ली कि आग लग गई है, तो अब वो एक्टिव स्टेट में चला गया और एक्टिव में जो काम वो प्रीवियसली कर रहा था उसने उस काम को भी करना छोड़ दिया, अब वो कोई डिफरेंट काम कर रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है कि एनवायरनमेंट की रीडिंग तो एक जगह अब ये कर रहा है, उसकी जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो हमारे मेन सर्वर है उसको कम्युनिकेट करे और उसको कम्युनिकेट करके ये बताए कि जो है यहाँ पे आग लग गई, तो उसी कम्युनिकेशन के बीच में वो अपनी लोकेशन की कोई इन्फॉर्मेशन भी सेंड कर रहा है। वो ये बता रहा है कि रूम कमरा नंबर जो है 15 के अंदर आग लग गई है और 15 में आग लगी हुई है, और अब इसकी बेसिस पे जो है बाकी जो एक्शन है वो हमारे सर्वर रूम से जनरेट होगा, ठीक है। और उस सर्वर रूम से एक्शन जनरेट होकर इसके पास भी आ सकता है और किसी दूसरे कंट्रोलर के पास भी जा सकता है, ठीक। तो आइडिया क्या है कि हमारे पास जो क्लास डायग्राम के अंदर चीज़ें मौजूद हैं उसी में से जो हमारे ऐसे हैं कि एक ऐसी सिंगल क्लासेस हैं, ऐसी क्लासेस हैं कि जो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती हैं थ्रू द लाइफ साइकिल, डिफरेंट स्टेट से गुजरती हैं इन रिस्पॉन्स टू सम इवेंट्स, तो उनके हमने रिस्पॉन्सेज और एक्शंस और इवेंट्स और स्टेट्स उन सारों की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है वो स्टेट मशीन्स क्रिएट किए। What objects are best used with state diagrams, ठीक है। स्टेट डायग्राम्स के साथ अब ऑब्जेक्ट्स की ही स्टेट्स बनानी है, तो कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं कि हम उनको स्टेट मशीन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें। लार्ज कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स विद अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, ठीक है। जब आपके पास ऑब्जेक्ट लार्ज हो, और लार्ज से मुराद यह है कि उसके अंदर बहुत सारे डाटा मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे उसके अपने बिहेवियर्स या फंक्शंस हैं, और ये बिहेवियर या फंक्शंस जो हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हो कि वो कभी काम कर रहे हैं, मतलब हर बार एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसके साथ सारे के सारे फंक्शंस नहीं चलते, वो फंक्शंस इफ
किसी कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि अगर इस तरह से होगा तो ये वाले फंक्शंस चलेंगे, अगर ऐसे होगा तो ये फंक्शंस चलेगा। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फिर अगेन यही कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि ऑब्जेक्ट जो है वो कभी किसी और तरह बिहेव कर रहा होता है और कभी किसी और तरह बिहेव कर रहा होता है। तो ये उसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए हम स्टेट मशीन डायग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, डोमेन मॉडल ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे सॉफ्टवेयर की डोमेन के अंदर ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो क्योंकि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से ज़्यादा क्लोजर या उनसे ज़्यादा मुनासबत रखते हैं, तो उनकी ज़्यादा स्टेट्स चेंज होती हैं। ठीक है, हमारे पास क्लास डायग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट डोमेन वाली ऑब्जेक्ट्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और सॉफ्टवेयर वाली क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो हमने खाली सॉफ्टवेयर के परस्पेक्टिव से बनाई थी किसी फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। जैसे ऑथराइजेशन वाली एक क्लास मैंने बनाई है, तो ऑथराइजेशन वाली क्लास रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन सॉफ्टवेयर में अगर आपने किसी बंदे को लॉगिन कराना है तो उसके लिए ऑथराइजेशन वाली क्लास आपको एग्जिस्ट करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह स्टेट मशीन डायग्राम्स उन ऑब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो डोमेन ऑब्जेक्ट्स या डोमेन मॉडल में से निकली हुई क्लासेस हैं। क्यों? क्योंकि ये रियल वर्ल्ड वाली क्लासेस हैं, तो इनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी कि ऑब्जेक्ट्स की स्टेट चेंज होंगी। जैसे रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स की स्टेट चेंज होती है, वो उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंगली सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी चेंज हो सकते हैं। And it is not useful to do state diagrams for every class in the system. ठीक है, तो स्टेट डायग्राम बनाते वक्त डोंट गेट कैरिड अवे, ऐसे नहीं करें कि अपनी क्लास डायग्राम की हर क्लास के लिए जो है वो एक स्टेट मशीन बनानी शुरू कर दें कि इसकी भी क्या स्टेट्स होंगी, चाहे स्टेट्स बन रही हैं नहीं बन रही हैं, आप ज़बरदस्ती बना रहे हैं, ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना, इसका फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये काम ज़बरदस्ती कर देते हैं तो आपकी डायग्राम्स को मतलब बेहतर नहीं होता कि 3 की बजाय 10 डायग्राम्स बना लें, रादर इनकरेक्ट होता है। ठीक है, एक्सेसिवली स्टेट डायग्राम्स क्रिएट करना इनकरेक्ट होता है। स्टेट डायग्राम्स सिर्फ उधर ही बनाएं जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स है और आपको मालूम है कि ये अपने लाइफ स्पैन में डिफरेंट स्टेट से गुजरेगा, या फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे डोमेन से किसी तरह रिलेटेड है, सो यू नो कि पॉसिबिलिटी है कि इसकी डिफरेंट स्टेट्स हों, तो देन गो फॉर अ स्टेट डायग्राम फॉर सच क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, behavioral state machine diagrams are not useful for all classes, but just to further define complex classes to help simplify the design of algorithms for their methods. ठीक है, अब क्लासेस में स्टेट डायग्राम की ज़रूरत क्या है कि हमने इन्हीं अपनी कम्प्लेक्स क्लासेस को सिंप्लीफाई करना है ताकि हम जो उनके लिए एल्गोरिथम्स डिज़ाइन हमने करने हैं उनके फंक्शंस के लिए वो आराम से सक्सेसफुली हो जाएं। ठीक है, The behavioral state machine diagram shows the different states of the class and what events cause the class to change from one state to another. अच्छा, अब behavioral जब state machine diagram बना ली हमने तो उसके अंदर एक क्लास की डिफरेंट स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये बताते हैं कि एक क्लास रेडी स्टेट में, एक्टिव स्टेट में, डोमिनेंट स्टेट में, आइडल स्टेट में, कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर ये हो सकता है। फिर हम ये बताते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कॉज करते हैं एक से दूसरी स्टेट में जाने के लिए। ठीक है, जैसे आग लगेगी तब हम अपनी रेडी स्टेट से एक्टिव स्टेट में के अंदर जाएंगे, और अगर 10 साल आग नहीं लगती तो 10 साल भी जो है आपका हार्डवेयर सेंसर जो है वो रेडी स्टेट में पड़ा रहेगा, फाइन। ठीक है, तो देयर इज वन पर्टिकुलर इवेंट जो ट्रिगर करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो वो डिफाइन करना हमारा काम है, कौन से इवेंट्स हैं जो ट्रिगर करेंगे स्टेट चेंज। और ये सारा ज़रूरी क्या है, ये 2 बातें हम निकाल किस लिए रहे हैं कि हमने इन्हीं क्लासेस के साथ फिर जो एल्गोरिथम्स बनाने होते हैं उनके फंक्शनैलिटीज़ पूरी करने के लिए, तो उसमें ये चीज़ हमें हेल्प कर सकती है। ठीक है, एज सून एज आपको ये मालूम हो कि ऑब्जेक्ट की स्टेट्स क्या हैं और वो कैसे चेंज होती हैं, तो फिर आप ये बता सकते हैं कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शंस कौन से होने चाहिए और उन फंक्शंस के अंदर जो हमने एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करने हैं, जो एल्गोरिथम्स लिख रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए। In comparison to sequence diagrams, state machines should be used if you are interested in understanding dynamic aspects of a single class. ठीक है, अब सीक्वेंस डायग्राम शुरू में भी आपको बताया, सीक्वेंस डायग्राम भी हमारी बिहेवियरल डायग्राम्स में ही आ रही थी। ठीक है, तो सीक्वेंस डायग्राम भी डायनामिक एस्पेक्ट्स को ही रिप्रेजेंट कर रही थी।
ठीक है, शुड बी यूज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग। अब एक डायग्राम ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट कर रही है जो डायनामिक एस्पेक्ट्स बताती है, तो आप दूसरी डायग्राम क्यों बना रहे हैं? ठीक है, हमने देखा है कि हर डिफरेंट व्यू को क्रिएट करने के लिए एक दो डायग्राम्स हैं जिनसे हमें क्लैरिफाई हो जाता है। तो इसकी जो दो डायग्राम्स है, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है कि जो हम स्टेट मशीन में दे सकते हैं जो ऑलरेडी हमने सीक्वेंस में नहीं दी? ठीक है, और वो क्या है कि सीक्वेंस डायग्राम हमारी एक क्लास पे डिपेंडेंट नहीं होते। सीक्वेंस डायग्राम किसी एक फंक्शनैलिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, और उस फंक्शनैलिटी को करने के लिए जितनी मर्जी क्लासेस उसके अंदर इन्वॉल्व हो, वो सारी क्लासेस हम सीक्वेंस डायग्राम में प्लॉट करते हैं, सीक्वेंस डायग्राम के अंदर ड्रॉ करते हैं उन सबको। ठीक है, क्योंकि उन सारियों ने ही मिलके हमारा एंड में जो है वो एक फीचर या एक फंक्शनैलिटी पूरी करनी है। तो वो 2 या 3 क्लासेस भी हो सकती हैं, इतने छोटे भी सीक्वेंस हो सकता है, और वो 10 या 11 क्लासेस भी हो सकती हैं। ठीक है, हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ इससे कंसर्न है कि एक बड़ी सी फंक्शनैलिटी पूरी करने के लिए, एक फीचर जो था एक फंक्शनैलिटी पूरी करने के लिए जो जो क्लासेस इन्वॉल्व हैं, उनके जो जो फंक्शंस बीच में इन्वॉल्व हैं, वो सारे जो हैं हम अपने सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्टेट डायग्राम इसके ऑपोजिट चलते हैं। स्टेट डायग्राम को फीचर्स या फंक्शनैलिटी से कंसर्न नहीं है, क्लास से कंसर्न है। एक ऑब्जेक्ट एक क्लास से कंसर्न है कि ये क्लास या ये ऑब्जेक्ट व्हाट डज इट गो थ्रू इन द होल ऑफ इट्स लाइफ स्पैन। ठीक है, ये एक क्लास है, ये एक जो ऑब्जेक्ट है ये किन किन फेजेस से गुजरता है, किन किन स्टेज से गुजरता है अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर, और इवेंचुअली मतलब इन दी एंड उसी ऑब्जेक्ट की क्लैरिफिकेशन से हम अपनी सिस्टम की क्लैरिफिकेशन लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो बना तो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन से है। ठीक है, सो द मोर क्लियर यू आर अबाउट द रीजंस फॉर एन ऑब्जेक्ट और एंड द बिहेवियर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोर क्लियर the more better your system would be. How its instances evolve over time. ठीक है, दूसरी जो चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है अपने ऑब्जेक्ट्स के परस्पेक्टिव से, अपनी क्लासेस के परस्पेक्टिव से, कि क्लास के इंस्टेंसेस टाइम के साथ कैसे इवॉल्व होते हैं। ठीक है, अभी जितने भी आपके पास हैं स्टेट्स की चेंजेस, वो एक या दूसरी चीज ट्रिगर कर रही होती है, जिसमें बहुत सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो टाइम के थ्रू ट्रिगरिंग है। ठीक है, टाइम के थ्रू ट्रिगरिंग है कि इस परस्पेक्टिव, जैसे हमने इवन सिंपल सी एग्जांपल एक ली थी कि अगर 12 बज जाते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन जारी हो जाती है, तो हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो रीड कर रहे हैं टाइम को, और उसके उसमें चेंजेस को डिटेक्ट करके उनको उनकी बेसिस पे रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी रखते हैं। And not with how a particular use case scenario is executed over a set of classes. ठीक है, अब अगेन वो वाली बात कि अब हमारा फोकस इस बात पे नहीं है कि एक यूज केस सिनेरियो को मल्टीपल क्लासेस के ऊपर किस तरह से मैप करना है। ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम का ये काम था, सीक्वेंस डायग्राम का ये काम था कि एक यूज केस को मल्टीपल क्लासेस के ऊपर जो है रिप्रेजेंट करना है, ताकि हमें ये पता चले कि ओवरऑल फंक्शनैलिटी कैसे अचीव हो रही है। और स्टेट डायग्राम ने ये नहीं करना। स्टेट डायग्राम ने क्या करना है, सिंगल क्लास और सिंगल क्लास के पर्सपेक्टिव से ये देखना है कि इस सिंगल क्लास की कौन कौन सी स्टेट्स हैं और इसके इंस्टेंसेस जो हैं वक्त के साथ कैसे इवॉल्व होते हैं, कैसे चेंज होते हैं। अब हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बिहेवियरल स्टेट मशीन डायग्राम के। ठीक है, जो इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको मिला के हम अपनी स्टेट मशीन डायग्राम बनाते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दोस। हमारे पास जो सबसे पहले है दैट इज अ स्टेट। A state is a set of values that describes an object at a specific point in time. ठीक है, सारी बात ही हम इस पर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स ही स्टेट्स होते हैं, और स्टेट मशीन डायग्राम में हमने ये चेक करना है कि एक ऑब्जेक्ट किसी भी ट्रिगर के नतीजे में या किसी भी एक्सटर्नल इंटरनल इवेंट के अकरेंस के बाद जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है। ठीक है, तो वी आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट स्टेट एंड द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ इट चेंजेस एंड व्हाट कॉजेस द चेंज। तो स्टेट इन इटसेल्फ कैसे डिफाइन हो सकती है? अ स्टेट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, एक ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज है दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की हमें एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट की एक फॉर्मेट हमें प्रोवाइड करते हैं,
एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, टाइम के किसी इंस्टेंस में, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट की रेडी स्टेट है या एक्टिव स्टेट है, तो वो एक इंस्टेंस इन टाइम में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सर्टेन सिनेरियो के अंदर जो है उसकी वो वाली स्टेट एग्जिस्ट करती है। जब एनवायरनमेंट की सारी ये कंडीशंस होंगी तो फिर ऑब्जेक्ट की ये वाली स्टेट होगी। तो वो एनवायरनमेंट की कंडीशंस और वो वाली जो है उसके पर्सपेक्टिव से जो स्टेट्स हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। स्टेट इन इटसेल्फ क्या है? एक ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज जो हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। And it represents a point in an object's life in which it satisfies some condition, ठीक है। ऑब्जेक्ट की लाइफ में, ऑब्जेक्ट के लाइफ स्पैन के अंदर कोई इस तरह का टाइम पीरियड, कोई इस तरह का पॉइंट इन टाइम विच सेटिस्फाई सम कंडीशन, ठीक है, जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। रेडी की स्टेट है तो रेडी की स्टेट के अंदर क्या कंडीशन है कि हम एनवायरनमेंट को सेंस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की सेंसिंग वाला काम हमारे पास पूरा हो रहा है। परफॉर्म्स सम एक्शन, ठीक है। एक्टिव की स्टेट है तो एक्टिव की स्टेट के अंदर वो ये करता है कि नोटिफिकेशन भेज देता है अपने मेन ऑफिस को, तो वो हमारी जो है वो एक्शन वाली स्टेट है। एंड वेट्स फॉर समथिंग टू हैपन, अगेन किसी इवेंट का हम इंतजार कर रहे हैं या इवेंट की जनरेशन जो है वो that's what we are reading, that's what we are looking for। तो अभी स्टेट यही हमारी रिप्रेजेंट करती है एक इस तरह के सेट ऑफ वैल्यूज जो हमारी ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिस्क्राइब कर सके या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सके एट एनी पर्टिकुलर इन टाइम, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टाइम में हमारी वो ऑब्जेक्ट की जो शक्ल है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी या कोई एक्शन परफॉर्म कर रही होगी और इट वुड बी वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, ठीक है। कोई इस तरह की इनपुट रिसीव कर रही होगी जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसने कोई ना कोई फंक्शन बाद में परफॉर्म करना। ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है एक स्टेट मशीन डायग्राम की, जिसमें हमारे एक ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल स्टेट से गुजर रहा है। अराइविंग स्टेट में आता है, पेंडिंग डिसीजन स्टेट में आता है, अंडर नेगोशिएशन स्टेट में जाता है, क्लोज स्टेट में जाता है, ठीक है। तो एज सून एज के आपके पास एक क्या उसको बोलते हैं, एक पर्सपेक्टिव, आपके पास एक इनिशिएटिव आता है, आप एक इनिशिएटिव लेते हैं, यू मेड अ डील विद समबडी, और उस डील की बेसिस के ऊपर जो है आपने बहुत सारा काम फर्दर आगे करना है। तो हमने क्या किया कि हमने एक टेंटेटिव प्रपोजल हमने एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, ठीक है। तो अब ये जो प्रपोजल हमने प्रोवाइड किया है, इस प्रपोजल की बेसिस पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रपोजल का ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन सी स्टेट्स के जो है वो चेंज कर रहा है। पहले तो हमने डीलरशिप या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक गाड़ियों की या दूसरी चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डील करती हैं इन सारी चीज़ों के साथ, उसको हमने अपना जो है वो प्रपोजल का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। एज सून एज इट्स अराइविंग हमने लॉग किया। अब हमने बता दिया कि ये प्रपोजल है, उसकी डिटेल्स हमने फिल कर दी, डिटेल्स फिल करके हमने सेंड कर दिया। सेंड किया तो जो डीलरशिप जैसे ही वो रिसीव हुआ तो रिसीविंग के साथ, ठीक है, अब इधर अराइविंग वाला सारी स्टेट आ रही है, तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि लॉग शीट क्रिएट की कि किससे रिलेटेड प्रपोजल है, क्या प्रपोजल है, क्या इसकी डिटेल्स हैं, क्या डिटेल्स जो है हमने इसकी ऐड करनी है, इसका रिस्पॉन्स हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, कितने टाइम पीरियड में चाहिए, ठीक है। तो वो सारी जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे थे उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, प्रपोजल के ऑब्जेक्ट के ऊपर, दोज वर हैपनिंग इन द टाइम ऑफ अराइविंग, ठीक है, जब वो अराइव हो रहा था, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि एज सून एज एवरीथिंग इज रिटन, जब हमने लिख ली चीजें, जब हमने कमिट कर दी, एज सून एज इट इज कमिटेड, तो देन नाउ इट इज इन द स्टेट ऑफ अ पेंडिंग डिसीजन, ठीक है। अब उसकी स्टेट कौन सी है? वो पेंडिंग डिसीजन की स्टेट है, ठीक है। अब ये है कि प्रपोजल जो है हमारे पास मिल गया है और अब उस प्रपोजल के ऊपर हमने कोई गौर फिक्र करनी है और गौर फिक्र करने के बाद हमने कोई फैसला लेना है। आइदर जो है वो डिसीजन अप्रूव हो जाएगा या डिसीजन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी जो हमने है अब एक बार जब चीज़ आपके पास आ गई है तो अब आपने करना है कि फिगर आउट करना है कि व्हाट टू डू विद इट नेक्स्ट, ठीक। तो प्रपोजल हमारे पास आ गया, प्रपोजल की बेसिस पे हमने जो है वो अपनी कमेटी बिठा ली जिसने उस पर फैसला लेना। तो जब तक वो कमेटी बैठी हुई है और फैसला नहीं हो रहा वेदर दिस इज ओके और दिस इज नॉट ओके, तो ऑल दैट टाइम इट इज इन द पेंडिंग डिसीजन स्टेज, ठीक है। एज सून एज के आपके पास कोई रिजल्ट निकल आता है तो रिजल्ट इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिजेक्शन और इन द फॉर्म ऑफ अप्रूवल,
या तो प्रपोजल अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया। अगर अप्रूव हो गया है तो हमने अपनी ये करंट डील को क्लोज कर लिया। प्रपोजल का ऑब्जेक्ट जो है, अब प्रपोजल से बात आगे चलेगी, ये अब जो है दिस ऑब्जेक्ट इज नो मोर अ प्रपोजल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब काम शुरू हो जाएगा। अप्रूव हो गया तो हमारा प्रपोजल का ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज स्टेट में चला गया। इसकी फंक्शनैलिटी, इसका जितनी चीजें थी दैट आर डन, ठीक, इसका काम जो है वो फिनिश अप हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि डिसीजन रिजेक्ट हो सकता है। इस तरह से हो सकता है कि जो प्रपोजल का ऑब्जेक्ट हमारे पास था, जो डिटेल्स उसके पास लिखी हुई हैं, दोज आर नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, ठीक है। फॉर वट एवर रीजन हमारा प्रपोजल आज इस फॉर्मेट में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर क्या होगा कि उसके जो हमने डिसीजन लिया था, डिसीजन इज इक्वल्स टू रिजेक्टेड। फिर हमने कह दिया कि नहीं, ये प्रपोजल इस फॉर्मेट में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हमने देन दैट सेम प्रपोजल, अभी भी उसी प्रपोजल की बात हो रही है, एंड दैट गोज इन दी अंडर नेगोशिएशन स्टेट। अब उसी प्रपोजल पे कोई निगोशिएशंस हो रही हैं। नहीं, ये बात जो आपने लिखी है ये सही नहीं है, इसको इस तरह से चेंज कर लें। नहीं, जो आपने इसके लिए बजट एलोकेट किया है दैट इज टू लो, इतने लो बजट के अंदर इतना सारा ये वाली काम, ये वाली चीजें नहीं हो सकती, सो वीड लाइक टू रिवाइज दैट, ठीक है। वट एवर द निगोशिएशंस भी, अब ये स्टेट है कि डिसीजन आपने ले लिया, प्रपोजल का ऑब्जेक्ट आपके पास है, डिसीजन आपने ले लिया, और अब उस डिसीजन की बेसिस के ऊपर आइदर हम कोई फर्दर निगोशिएशन करें, ठीक है। डिसीजन वाज वी वरंट हैप्पी विद द प्रपोजल एज इट वाज, तो हमने कोई ना कोई उसके अंदर चेंजेस करने के लिए निगोशिएशन में ले आए उसको, ठीक है। निगोशिएशन के बाद फाइनली प्रपोजल जब अप्रूव हो गया, तो अप्रूव करने के बाद हमने उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये सारी एक्टिविटी मोर देन 2 days में हो रही है, ठीक है। as soon as कि हमारे पास 2 दिन से ऊपर हो जाएंगे तो then we can close all of that. This complete activity, ये जो हमारे पास set of चीजें हैं from its opening to its closing, that take at least more than 2 days. ये हमारे पास guard condition दी हुई है जो ये चीज specify करती है कि 2 दिन से ज्यादा लगे हैं पिछली सारी activities या पिछले processes के होने के लिए, ठीक है। तो क्लोज होना जो है, जो क्लोज तक आप पहुंचेंगे तो अब कम से कम आपको 2 दिन गुजर गए में होंगे, ठीक है। एनी सूनर ये सारा काम जो है उससे पहले नहीं हो सकता। डिसीजन लेने वाला काम, निगोशिएशंस करने वाला काम, उसको अराइव और उसको क्लोज करने वाला काम, उन सब के लिए जो टाइम चाहिए, तो फिर उसके बाद हम फाइनली इस ऑब्जेक्ट की कंप्लीशन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और है कि हमारे पास एक ओपनिंग स्टेट या इनिशिएटिंग स्टेट है और इसी तरह टर्मिनेटिंग स्टेट है, ठीक है, जो ये बताती है कि कब हमारा ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट या इनिशियलाइज हो रहा है और कब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज या एंड हो रहा है, फिनिश हो रहा है। इन्हीं स्टेट इसी डायग्राम के ऊपर हम फर्दर थोड़ी सी देख लेते हैं। अ स्टेट इज डिपिक्टेड बाय अ स्टेट सिंबल which is a rectangle with rounded corners with a descriptive label communicates a particular state, ठीक है। तो अब इस स्टेट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि आपके पास एक स्टेट सिंबल है और ये स्टेट सिंबल क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल जिसके हमारे पास कॉर्नर्स जो हैं वो राउंडेड हैं, ठीक है। हमारे पास एक इस तरह का रेक्टेंगल है जिसके कॉर्नर्स राउंडेड हैं और इसके अंदर हमने नाम लिखा हुआ है और वो नाम जो है आपकी स्टेट को डिपिक्ट कर रहा है, आपको उस स्टेट की इंफॉर्मेशन, ये स्टेट की चीज बता रहा है कि कौन सी स्टेट है, ठीक है। अराइविंग जो है, अब जैसे ये लफ्ज है तो ये अराइविंग वाली स्टेट को बता रहा है, पेंडिंग डिसीजन जो लफ्ज है वो पेंडिंग वाली स्टेट को बता रहा है, क्लोज इसी तरह क्लोज वाली स्टेट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक हमारे पास मतलब ये तो वो कुछ स्टेट्स हैं जिनसे एक ऑब्जेक्ट पास करता है। इसके अलावा कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं? इनिशियल स्टेट शोन बाय अ स्मॉल सॉलिड फिल्ड इन सर्कल, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट की स्टेट्स दूसरे ऑब्जेक्ट से फर्क हो सकती हैं, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल स्टेट जरूर होगी, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट जो है एक स्मॉल सॉलिड फिल्ड इन सर्कल होगा जो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल या स्टार्टिंग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। And an object's final state is shown as a circle surrounding a small solid filled in circle, ठीक है। तो एक आपके पास स्टार्टिंग या इनिशियल स्टेट हो सकती है और एक आपके पास फाइनल स्टेट हो सकती है। तो इनिशियल स्टेट एक फिल्ड सर्कल है और फाइनल स्टेट जो है वो एक सर्कल enclosing another filled circle है। The attributes or properties of an object affect the state that it is in,
ठीक है। जो एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज एक ऑब्जेक्ट की हैं वो उसकी स्टेट को डिफाइन करती हैं, उसकी स्टेट को इफेक्ट करती हैं। अगर उसके एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज में से कोई चीज चेंज हो जाती है तो नेचुरली जो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो भी चेंज हो जाती है, डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। हाउएवर नॉट ऑल एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट चेंजेस विल मेक अ डिफरेंस, ठीक है। लेकिन हर एट्रीब्यूट के चेंज होने से ओवरऑल पे फर्क नहीं पड़ा। कुछ इस तरह के एट्रीब्यूट होते हैं जिसको चेंज करने से सिस्टम पे ओवरऑल फर्क पड़ रहा होता है, ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास प्रपोजल था कि प्रपोजल अराइविंग स्टेट में है और अराइविंग स्टेट के बाद जो है उसकी पेंडिंग डिसीजन स्टेट के अंदर चली गई है, ठीक है। तो अब इस सारे के ऊपर अगर मैं ये चेंज कर दूं कि उस प्रपोजल जो है उस प्रपोजल जो है वो ब्लू कलर की बजाय वो रेड कलर का हो गया, तो ये उसका कोई इस तरह का एट्रीब्यूट है कि दैट वुड नॉट इफेक्ट एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के अंदर इस तरह के एट्रीब्यूट्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जो उसकी स्टेट को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। इवन दो रिमेम्बर कि स्टेट्स के चेंजेस एट्रीब्यूट्स के साथ ही एसोसिएटेड हैं। स्टेट चेंज तभी होगी जब कोई ना कोई एट्रीब्यूट चेंज हो रहा होगा, लेकिन कोई ना कोई एट्रीब्यूट, हर एट्रीब्यूट की चेंज से ओवरऑल आपकी स्टेट की चेंज नहीं होती है। Then we have events. Events क्या होते हैं? An event is something that takes place at a certain point in time and, ठीक है, event क्या है? इस तरह की कोई चीज है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अकर होती है and changes a value that describes an object, और कोई इस तरह की वैल्यू चेंज कर जो देती है जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रही हो, ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिफाइन कर रहे हो, ऑब्जेक्ट के बारे में कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है, इस तरह के किसी एट्रीब्यूट को चेंज कर देती है, विच इन टर्न चेंजेस द ऑब्जेक्ट स्टेट, ठीक है। तो इवेंट कोई भी इस तरह की हैपनिंग है, कोई भी इस तरह की चीज है कि जिसके अकर होने से हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल चेंज हो जाता है कि उस वेरिएबल की चेंजिंग से, उस एट्रीब्यूट की चेंजिंग से ओवरऑल हमारे ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो गई है, ठीक है। तो इवेंट क्या है? समथिंग दैट कैन ट्रिगर अ स्टेट चेंज इन एन ऑब्जेक्ट। इट कैन बी अ डेजिग्नेटेड कंडीशन बिकमिंग ट्रू, or the receipt of a call for a method by an object, or the passage of a designated period। अब events किस तरह के हो सकते हैं? कोई कंडीशन थी जो वो ट्रू हो गई है, ठीक है। अगर टेम्परेचर 100 से ऊपर बढ़ गया तो आग लगी है, तो हम डिटेक्ट करें कि आग लगी है। अब दैट्स अ कंडीशन दैट बिकेम ट्रू। और द रिसिप्ट ऑफ द कॉल फॉर अ मेथड बाय एन ऑब्जेक्ट, या जो हम प्रपोजल की देख रहे थे कि उसके ऊपर डिसीजन हो रहा था और डिसीजन के बाद जो है वो एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड की बेसिस पे आइदर वो क्लोज हो गया है या नहीं हुआ, ठीक है। तो अब उसका कोई फंक्शन कॉल होगा कि क्लोज वाला फंक्शन कॉल करा लो, तो फंक्शन कॉल के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा पेंडिंग डिसीजन से क्लोज स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो अब वहां पे क्या हुआ कि डायरेक्टली स्टेट चेंज जो है वो फंक्शन कॉल के थ्रू इनिशिएट हुई, फंक्शन कॉल की वजह से हुई। और फिर हमारे पास जो तीसरा मोस्ट कॉमन सिनेरियोज है, दैट इज द पैसेज ऑफ अ डेजिग्नेटेड पीरियड, ठीक है। जैसे हम कार्स की एग्जांपल में देख रहे थे कि जब वो आती है तो वो न्यू कार होती है, जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम गुजर जाता है तो वो प्री ओन्ड कार होती है, जब बहुत उससे भी बहुत ही ज्यादा टाइम गुजर जाता है तो फाइनली जो है वो एक ओल्ड कार होती है जो अब चलती भी नहीं है, ठीक है। तो इवेंट्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों की बेसिस पे हो सकते हैं, किसी कंडीशन की बेसिस पे हो सकते हैं, किसी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन कॉल्स की बेसिस पे हो सकते हैं, या किसी टाइम की बेसिस पे हो सकते हैं। Then we have a transition. Transition किसको कहते हैं? A transition is a relationship that represents the movement of an object from one state to another, ठीक है। इवेंट की बेसिस पे एक स्टेट से दूसरे में जाना है, तो ये जो स्टेट्स को कनेक्ट करता है, ठीक। अभी हमने डायग्राम में ये देखा था कि एक स्टेट हमारे पास है और वो चेंज हो रही है एक दूसरी स्टेट के अंदर, तो ये जो स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं ये रिलेशनशिप्स हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग डिसीजन वाली स्टेट थी और यहाँ पे हमारे पास क्लोज वाली स्टेट थी, और इसमें हमारे पास था कि डिसीजन क्या है, दैट इज एक्सेप्टेड, ठीक है, ये वाला था ना। तो ये जो स्टेट चेंज है कि एक स्टेट चेंज जो है वो दूसरी स्टेट चेंज के साथ किस तरह से कनेक्टेड है, दैट्स कनेक्टेड थ्रू अकरेंस ऑफ एन इवेंट। और इसमें ये जो एरो हेड हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
A guard condition is a Boolean expression that includes attribute values which allow transition only if the condition is true. फिर इसी के साथ हम ये लगा देते हैं कि अब यहाँ पे वो डिसीजन था और अगर डिसीजन इक्वल्स टू एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये गार्ड कंडीशन है, अगर ये इक्वल्स टू एक्सेप्टेड है तो ये इधर चला जाएगा, अगर ये इक्वल्स टू रिजेक्टेड है तो कहीं और चला जाएगा, ठीक है। अराइविंग से हमारे पास इस तरह की कोई बात नहीं थी, जो हमारे पास अराइविंग से वी ऑलवेज हैड टू गो टू द पेंडिंग डिसीजन स्टेज, ठीक है। लेकिन पेंडिंग डिसीजन से आगे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, और उन दोनों पॉसिबिलिटीज पे हमारे पास जो फाइनल एक्शंस थे वो डिफरेंट परफॉर्म हो रहे थे। देन वी हैव इंटरनल एक्टिविटीज। इंटरनल एक्टिविटीज के अंदर क्या है कि हमारी स्टेट्स के स्टेट डायग्राम में, एक तो डायग्राम आपको दिखा दी, उस डायग्राम के अंदर हमारे पास खाली स्टेट्स के नाम लिखे हुए थे और वो नाम से ही हम उसका काम बता रहे थे, एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उसके नाम के तहत ही पता चल रही थी कि क्या है, लेकिन हम फर्दर डिटेल्स भी डाल सकते हैं, इंटरनल एक्टिविटी भी डाल सकते हैं। उसका क्या तरीका है कि अब हमारी स्टेट में नाम तो दिया हुआ ही है, देन वी हैव अनदर सेक्शन, एक और पूरा हमने सेक्शन क्रिएट कर दिया और इस सेक्शन के अंदर हमने लिख दिया कि इसके अंदर होगा क्या क्या इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, ठीक है। एंट्री कंडीशन, जब आप स्टेट में एंटर होंगे तो क्या होगा, हाईलाइट ऑल। एग्जिट कंडीशन, जब आप एग्जिट होंगे तो क्या होगा कि फील्ड्स अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है एंट्री स्लैश एग्जिट स्लैश एंट्री और एग्जिट कंडीशंस बता रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि कैरेक्टर्स को क्या करना है, अब ये टाइपिंग वाली स्टेट है ना, कैरेक्टर्स में हैंडल कैरेक्टर्स करने हैं, जैसे जैसे आप टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से चीजें, तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उन चीजों को फॉर्म दे देगा। अगर आपने ए टाइप किया है तो ए की शक्ल बना देगा, बी टाइप किया है तो बी की शक्ल बना देगा। हेल्प वर्बोस, ओपन हेल्प पेज, हेल्प क्वाइट, अपडेट स्टेटस बार, ठीक है। तो अब वो जो है हर जो डिफरेंट काम ये ऑब्जेक्ट हमारा कर सकता है, वो उन सारे कामों की हमने थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड कर दी है। वी स्टेटेड व्हाट एन ऑब्जेक्ट विल डू एट विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट बट एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर होगा तो वो कौन कौन से काम कर रहा होगा। एक्शंस दैट द सेंट्रल ऑब्जेक्ट टेक्स ऑन इटसेल्फ, कौन से एक्शंस उसने करने, समटाइम्स ड्रॉन एज अ सेल्फ ट्रांजिशन इवेंट्स दैट मे स्टेन इन द सेम स्टेट, ठीक है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट एक ही स्टेट के अंदर मल्टीपल काम कर रहा है, एक से ज्यादा कर रहा है, तो भी हम इस तरह से इंटरनल एक्टिविटी के थ्रू उसकी स्टेट बता सकते हैं, उसके जो एक्शन उसने उसी स्टेट में रह के परफॉर्म करने हैं वो बता सकते हैं। एंट्री एग्जिट एक्टिविटीज, रीजंस टू स्टार्ट और स्टॉप बीइंग इन द स्टेट, ठीक है। ये वही वाली बात है कि कैसे आप इस स्टेट के अंदर मतलब पहुंचते हैं, व्हाई गेट इनटू दिस स्टेट एंड व्हाई गेट आउट ऑफ दिस स्टेट, ठीक है। कब आपने इस स्टेट के अंदर होना शुरू करना है और कब आपने इस स्टेट में से बाहर निकलना है। अब ये एक अगेन हमारे पास एक टेबुलर फॉर्मेट में वही वाली सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो मैं आपको प्रीवियसली देते आई हूँ। हमारे पास स्टेट है जो एक रेक्टेंगल विद राउंडेड कॉर्नर्स रिप्रेजेंट होती है, नाम रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, ठीक है। इनिशियल स्टेट होती है स्मॉल फिल्ड सर्कल से जो कि स्टार्टिंग पॉइंट बताती है, और इसी तरह एग्जिट या फाइनल स्टेट होती है जो बुलजाई सिंबल से रिप्रेजेंट होती है और कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी बताती है। फिर एक इवेंट है, इवेंट क्या है, नोटवर्दी अकरेंस दैट ट्रिगर्स अ चेंज इन स्टेट, कोई भी इंपॉर्टेंट इस तरह की चीज जो हमारे ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता हो। कैन बी अ डिजिग्नेटेड कंडीशन, रिसिप्ट ऑफ एक्सप्लिसिट सिग्नल, पैसेज ऑफ अ डेजिग्नेटेड पीरियड, ये तीन तरह की हो सकती हैं कि कोई कंडीशन ट्रू हो गई है या कोई बाहर से सिग्नल मिला है या कोई एक स्पेशल टाइम जो है वो गुजर चुका हुआ है। एंड इज यूज टू लेबल अ ट्रांजिशन, जो हमारे पास ट्रांजिशन हो रही होती हैं एक स्टेट और दूसरी स्टेट के अंदर, उन स्टेट की ट्रांजिशंस के ऊपर हम यूजुअली इवेंट्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम ये लिख देते हैं कि कौन सी कंडीशन ट्रू हुई थी जिसकी बेसिस पे हुआ है, या कौन सी कोई फंक्शन कॉल आई थी ओपन या क्लोज की, उसकी बेसिस पे ये हुआ है, ठीक है। A transition indicates that an object in the first state will enter in the second state, ठीक है। ट्रांजिशन बताती है, कनेक्ट करती है हमारी स्टेट्स को कि ये वाले ऑब्जेक्ट इस स्टेट में जो ऑब्जेक्ट है वो इस स्टेट वाले ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होगा। शोन एज अ सॉलिड एरो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर लेबल बाय एन इवेंट नेम, ठीक है। फिर कुछ और इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, उसके अलावा हमारे पास स्टेट्स के साथ क्या और डिफाइन हो सकता है। स्टेट्स में सुपर स्टेट्स या सब स्टेट्स हो सकती है, ठीक है। अब एक
फ़ोन नंबर की आप एग्जाम्पल देख लें कि आपके पास एक फ़ोन पहले डोमेंट या आइडल फॉर्मेट में होता है, फिर आप उसके ऊपर कुछ नंबर्स प्रेस करते हैं एंड अगेन जो है वो एक कनेक्टेड स्टेट के अंदर चला जाता है। तो बीच में वो जो आप नंबर्स प्रेस कर रहे हैं तो उसमें भी एक इसकी स्टेट है जहाँ वो चीज़ों को रीड कर रहा है और कनेक्शन वो नंबर्स के कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहा है कि कहीं कनेक्शन क्रिएट करेगा। तो अब इसमें देखें कि एज पर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि एक शो कनेक्शंस वाली स्टेट है, ठीक है। यूज़र कोई सेल फोन पे अपना कोई नाम एंटर करता है, मैं टाइप कर देती हूँ ABC, तो उसके अगेंस्ट जो नाम आएगा कोई भी इस तरह का मेरे कॉन्टैक्ट्स में नाम जिसमें ABC आता है तो उसकी एक लिस्ट मेरे पास आ जाएगी कि ये पोटेंशियल कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो वो अब एज सून एज के न्यू कनेक्शन शो आते हैं और उसके बाद आपने नया कोई एंटर करना है, ठीक है। एक नया नाम मैंने एंटर करना है तो एंटर कनेक्शन डिटेल्स वाली स्टेट में हम आ जाते हैं, ठीक है। इस स्टेट में हम क्या करते हैं कि एंटर फोन नंबर, पहले अपना फोन नंबर दो, फोन नंबर दो, चूज शेयर्ड और सोलो, ये कोई नया नंबर है या वो पुराने नंबर्स के किसी के साथ एसोसिएट करना है। फिर एंटर नाम, अगर ये नया नंबर है तो फिर इस तरह करें कि इसका नाम एंटर कर दें, पुराना नंबर है तो भी इसका नाम एंटर करें कि किसके साथ हमने एसोसिएट करना है, ठीक है। और उसके बाद सेव कर लें और सेव करके हम दोबारा शो कनेक्शंस वाली स्टेज के ऊपर चल जाते हैं जहाँ हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये एंटर कनेक्शन डिटेल्स जो है ये एक स्टेट है, ठीक है। हमारे सिस्टम की, हमारे ऑब्जेक्ट की एक स्टेट है जिसके अंदर वो हमें कनेक्शंस जो नए कॉन्टैक्ट्स आप ऐड कर रहे हैं तो उन कॉन्टैक्ट्स को ऐड करने का वाली जो स्टेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब खुद इन इटसेल्फ इस स्टेट के अंदर 3 सब स्टेट्स हैं। एंटर फोन नंबर, पहले फोन नंबर बताओ, फिर ये बताओ कि इसको किस फॉर्मेट में डालना है, फिर ये बताओ कि इसका नाम क्या है। और हर स्टेट से आप अगली स्टेट पे भी जा सकते हैं और हर स्टेट से आप बैक भी जा सकते हैं और किसी भी टाइम में हम कनेक्शन स्टेट से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल करके दोबारा फोन बुक पे ले आता है, दोबारा फोन बुक पे आपके पास जितने भी सारे नाम थे वो सबके सब दोबारा डिस्प्ले होने लग जाते हैं। इसी तरह जब आप सेव कर लेते हैं, सारा काम उसके अंदर डाल लेते हैं, तभी वो दोबारा फोन बुक के ऊपर चला जाता है। तो मेजर स्टेट्स आपके पास 2 हैं, शो कनेक्शन और एंटर डिटेल्स। लेकिन एंटर डिटेल्स के अंदर हमारे पास सब स्टेट्स मौजूद हैं। तो when one state is complex, you can include sub states in it. अब हमारे पास कनेक्शन डिटेल्स वाली कॉम्प्लेक्स है और हमने उसके अंदर सब स्टेट्स डाल दिए हैं। These are drawn as nested rounded rectangles within the larger state, ठीक। तो larger state का जो रेक्टेंगल हमने बनाया था उसी के अंदर हमने अपनी दूसरी सब स्टेट्स क्रिएट की हैं। अब इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, खामखा में एक स्टेट की सब स्टेट्स नहीं बनाएं, वरना जो हम डायग्रामेटिकली सिंप्लिसिटी लाना चाह रहे हैं, जो हम एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करनी चाह रहे हैं, वो हम खुद ही से कम कर देंगे। कम्प्लेक्सिटी आप उसकी इंक्रीज करें, अननेसेसरीली इंक्रीज करना। इट इज़ ईजी टू कंफ्यूज सेपरेट स्टेट्स फॉर सब स्टेट्स विद इन वन स्टेट, ठीक है। अब ये उसके एलिमेंट्स थे। नाउ लेट्स लुक एट के हम स्टेट डायग्राम्स क्रिएट कैसे करते हैं। बिहेवियरल स्टेट मशीन डायग्राम्स आर ड्रॉन टू डिपिक्ट अ सिंगल क्लास फ्रॉम द क्लास डायग्राम, ठीक है। तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो आपको इनिशियल इनपुट चाहिए होगी, दैट वुड बी अ क्लास डायग्राम। Classes are very dynamic and complex, requiring good understanding of states over time and events triggering changes, ठीक है। अब क्लासेस की एक स्टेट मशीन डायग्राम बनाने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसकी डिफरेंट स्टेट्स क्या क्या होंगी और कौन कौन से इवेंट्स होंगे जो इनको ट्रिगर करेंगे, ठीक है। तो अपनी क्लास डायग्राम में आइडेंटिफाई करें कि कौन सी क्लासेस होंगी, कौन सी क्लासेस मेरे पास इतनी कम्प्लेक्स है, इतनी लार्ज है, जिनको स्टेट चेंजेस चाहिए होंगे, ठीक है। और फिर उन सारी क्लासेस के लिए एक एक डायग्राम क्रिएट करें, ठीक। स्टेप 1 हमारे पास क्या हो गया इसमें, आइडेंटिफाई द स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट्स हैं। The first step is to identify states that a selected object will have over its lifetime. This information is gleaned from reading the use case reports, talking with the users and relying on the requirements gathering techniques, ठीक है। तो अब हमने ऑब्जेक्ट की स्टेट्स पता करनी है कि कौन कौन सी हो सकती हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल जाएगी, यूज केस रिपोर्ट्स में से मिल जाएगी, हमारे कस्टमर्स या यूजर्स से मिल जाएगी।
एंड देन आइडेंटिफाई द ट्रांजिशंस। फिर ये आइडेंटिफाई करें कि एक स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में वो जाता किस तरह है, कौन से इवेंट्स की वजह से। The next step is to identify the sequence of states that a object will pass through during its lifetime. ठीक है, and then determine exactly what causes each state to occur. ठीक, जैसे ही आपने states define कर ली, फिर आप ये determine करें कि इन states के changes cause किस तरह से होते हैं। अब आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट, फिर आपके पास जो एक प्लेन ऑफ पेपर है, जो एक शीट है, जो एक वर्किंग एरिया, उसके अंदर प्लेस द स्टेट फिगर्स ऑन द डायग्राम टू रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड लेबल द ट्रांजिशंस टू डिस्क्राइब द इवेंट्स टेकिंग प्लेस। ठीक है, अब ये करें कि आप उसके ऊपर अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर लें जो पिछले स्टेप में हमने डिफाइन की थी, और उनके बीच में ट्रांजिशंस डालनी शुरू कर दें जो हमने इस स्टेप पे डिफाइन किए। ठीक है, अब इसी की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, कस्टमर एड्स आइटम्स इनटू द शॉपिंग कार्ट। ठीक है, कस्टमर चेक्स आउट एंड सबमिट्स द परचेज वंस ही और शी इज फिनिश्ड। पहले उसने शॉपिंग कार्ट के अंदर डाल लिए और उसको कौन कौन से आइटम्स चाहिए थे। ठीक है, आइटम्स ऑनलाइन जो हम शॉपिंग करते होते हैं, फिर उसने चेकआउट कर दिया और अपनी परचेज उसकी सबमिट हो गई। जैसे ही उसने जो है वो कमिट कर दिया उसके साथ, परचेज इज पेंडिंग व्हाइल पेमेंट इज ऑथराइज्ड। ठीक है, अब पैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसी पैसों से भेजने थे या क्रेडिट कार्ड नंबर से भेजने थे या किसी और चीज़ों से भेजने थे, तो जब तक वो पैसे वेरीफाई नहीं हो जाते तो तब तक हमारा जो है वो परचेज या हमारा ऑर्डर जो है वो पेंडिंग स्टेट के अंदर रहता है। ठीक है, इट इज स्टिल पेंडिंग। द पेमेंट इज अप्रूव्ड, फिर जैसे ही पेमेंट अप्रूव हो गई, ठीक है, द परचेज इज पेंडिंग फॉर फाइनल कस्टमर अप्रूवल। पेमेंट अप्रूव हो गई है तो अब परचेज जो है वो कस्टमर अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। पहले वो पेंडिंग थी फॉर पेमेंट एंड नाउ इट्स पेंडिंग फॉर द कस्टमर अप्रूवल। देन द कस्टमर कंफर्म्स द परचेज, फिर कस्टमर कंफर्म कर देता है कि हाँ जी पैसे आपको मिल गए, मुझे यही चीज़ें चाहिए थी, एंड द डाउनलोड इज रिलीज्ड। ठीक है, फिर ये है कि जो भी वो ऑनलाइन वो चीज़ ऑर्डर कर रहा था वो ऑनलाइन उसको मिल जाती है। ठीक है, द फर्स्ट द कस्टमर एड्स अ ट्यून टू अ कार्ट, जो ऑनलाइन वो चीज़ ले रहा है, जो ऑनलाइन म्यूजिक वो बाय कर रहा है, वो उसने कार्ट में डाल दी। देन रिक्वेस्ट परचेज। ठीक है, अब कार्ट में डालने के बाद जैसे ही उसने कमिट किया तो रिक्वेस्ट परचेज वाला जो है इवेंट अकर हुआ। उसने कमिट किया तो अब जो है सिस्टम के पास चला गया कि ही नीड समथिंग। एज सून एज दैट हैपेंस तो फिर हमारे पास पेंडिंग पेमेंट स्टेट के अंदर चला जाता है। ऑर्डर ही है, अब ऑर्डर पेंडिंग पेमेंट स्टेट में चला गया। फिर पेमेंट जैसे ही अप्रूव हो गई तो अब पेंडिंग कंफर्मेशन स्टेट के अंदर चला गया। पेंडिंग कंफर्मेशन स्टेट के अंदर चला गया, फिर जैसे कस्टमर ने कंफर्म कर दिया तो फिर उसको हमने प्रोडक्ट रिलीज कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट रिलीज कर दिया, जो कोई ऑनलाइन चीज़ हो सकती है, कोई म्यूजिक या कोई वीडियो या कोई और मूवी हो सकती है, वो हमने उसको रिलीज कर दी और फिर डाउनलोड करके उसके सिस्टम पे प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह एक एटीएम की आप एग्जांपल चेक कर लें कि एटीएम में क्या है कि हमारे पास सबसे पहले ऑफ स्टेट में होता है जिसमें से हमने ऑन किया, ऑन करके उसने सेल्फ टेस्ट किया। सेल्फ टेस्ट अगर फेलियर आ गया तो उसने कह दिया कि आउट ऑफ सर्विस है, आउट ऑफ सर्विस स्टेट में चला गया, एंड देन अगेन इट वाज टर्न्ड ऑफ। इफ द सेल्फ टेस्ट इज सक्सेसफुल तो ये आइडल स्टेट में चला गया। आइडल स्टेट में अगर सर्विस करनी है, हमने उसको ठीक करना है, तो मेंटेनेंस स्टेट में चला गया। और आइडल स्टेट में अगर यूजर अपना कार्ड इंसर्ट कर दे तो वो जो है सर्विंग कस्टमर स्टेट में चला जाता है। सर्विंग कस्टमर के अंदर एंट्री पे मतलब कार्ड रीड होता है और एग्जिट पे हम कार्ड इजेक्ट कर देते हैं। पहला काम हम ये करते हैं कि कस्टमर की ऑथेंटिकेशन करते हैं। ऑथेंटिकेशन के बाद हम उससे ये पूछते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है, एंड देन वी एक्चुअली परफॉर्म द ट्रांजैक्शन। और फिर हमारे पास ये स्टेट एंड हो जाती है। ये स्टेट एंड हो जाती है तो ये एंड के बाद सक्सेसफुली जो है आइडल स्टेट के अंदर चला जाता है। बीच में किसी टाइम पे कस्टमर कैंसिल कर दे तो भी ये आइडल स्टेट में चला जाता है। और अगर एरर आ जाए, ट्रांजैक्शन पूरी ना हो, मतलब हमें ऑथराइज ही नहीं हुई चीज़, तो भी हम फेलियर स्टेट से जाके आउट ऑफ सर्विस स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अब कंप्लीट स्टेट मशीन बैंक की एक एटीएम की हमने एक स्टेट मशीन बना दी जिसमें उसकी डिफरेंट हमने ये भी बता दी कि स्टेट्स क्या क्या है, और हमने ये भी बता दी कि ये कौन से इवेंट्स के ऊपर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है। अब जो और इसमें बात है वो है कॉन्करेंट सब स्टेट्स की। एक तो हमने देखा था कि सुपर स्टेट और सब स्टेट्स हो सकती हैं, जो दूसरी बात हमने आज याद रखनी है वो कॉन्करेंट सब स्टेट्स हो सकती हैं। ऐसे भी काम हो सकते हैं
कि एक हमारे पास लार्जर है इनकम्प्लीट की स्टेट है, और इस इनकम्प्लीट की स्टेट के अंदर या सुपर स्टेट के अंदर हमारे पास जो है वो मल्टीपल सब स्टेट्स एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो इन मल्टीपल सब स्टेट्स को एक ही पॉइंट से स्टार्ट या इनिशिएशन मिलती है, और इनिशिएशन की बेसिस पे हमारी तीनों सब स्टेट्स इकट्ठी शुरू हो जाती हैं। लैब 1 भी चल रही है, टर्म प्रोजेक्ट भी चल रहा है, फाइनल टेस्ट भी चल रहा है, और जब तक ये सारे ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक आप पास्ट में नहीं चले जाएंगे, तब तक हम ये नहीं कह देते कि स्टूडेंट पास हो गया। ठीक है, तो ये जो इनकम्प्लीट स्टेट है या रनिंग स्टेट है हमारे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की कि वो अभी क्लास ले रहा है, तो उस स्टेट के अंदर फिर भी हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, और ये सारी मल्टीपल चीज़ें इकट्ठी चल रही होती हैं, एक दूसरे के रेफरेंस से कॉन्करेंट है। ठीक है, फिर इसी concurrent state की terms में entering a state with concurrent substates mean that each of the substate is entered concurrently। ठीक है, अब ये threads के थ्रू हर state का काम state जो है एक ही टाइम पे शुरू हो रही है। ठीक है, और a label transition out of any of the substate terminates all of the substates। जैसे ही आपके पास ये वाली चीज़ आ जाती है, तो ये इन तीनों substates के ख़त्म होने पे आप इस वाली state के ऊपर आ जाएंगे। An unlabeled transition states waits for all the substates to terminate। ठीक है, एक unlabeled अगर लेबल दिया हुआ है तो वो किसी एक स्टेट से भी खत्म हो जाएगी, और अगर unlabeled है तो वो उन तीनों स्टेट्स का इंतजार करेगी, जब तीनों का काम पूरा हो जाएगा तो फिर उसका भी काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, हमने देखी कि स्टेट मशीन डायग्राम्स क्या है और स्टेट मशीन डायग्राम्स के एलिमेंट्स क्या हैं, उनको क्रिएट करने के तरीके क्या हैं। हमने देखा कि स्टेट मशीन डायग्राम्स का मकसद क्या है कि ये किसी एक ऑब्जेक्ट या एक क्लास की वेरियस स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। ठीक है, हमने क्लासेस वो जो निकाली अपनी क्लास डायग्राम से ही, और हमने फिर ये देखा कि ये अपने पूरे लाइफ स्पैन में कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है, और उन स्टेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने अपनी स्टेट मशीन डायग्राम बना दी। तो स्टेट मशीन डायग्राम में एक चीज़ तो हमारे पास स्टेट है जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर ट्रांजिशंस हैं, वो ट्रांजिशंस एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये ट्रांजिशन हम लेबल करते हैं इवेंट्स के साथ, और इवेंट रिप्रेजेंटेशन करता है ट्रिगरिंग की, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर हो रही है। ठीक, फिर हमने देखी कि सुपर स्टेट्स और सब स्टेट्स क्या होती हैं। सुपर स्टेट्स अगर बहुत कम्प्लेक्स हो या कुछ स्टेट्स अगर बहुत कम्प्लेक्स हो तो हम उनके अंदर फर्दर छोटी स्टेट्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये छोटी स्टेट सब स्टेट्स हैं हमारे पास, और इन्हीं स्टेट्स में हमारे सुपर सब स्टेट्स में हमारे पास कॉन्करेंट स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे सब स्टेट्स जो हैं वो एक ही टाइम में भी चल रही हो सकती हैं पैरेलली मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू, और इन सब की कंप्लीशन या इनमें से किसी एक की कंप्लीशन हमारे उस मेजर स्टेट की या सुपर स्टेट की कंप्लीशन को ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, फिर हमने कुछ ग्राफिकल नोटेशंस इसकी ये देखी थी, और हमने ये देखा था कि क्रिएट करते वक्त पहला काम तो ये करें कि अपनी यूज़ केस रिक्वायरमेंट्स में से, क्लास डायग्राम डिस्क्रिप्शन में से, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स में से ये आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट्स की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, और फिर दूसरे स्टेप पे ये आइडेंटिफाई करें कि वो इन स्टेट्स से किन किन इवेंट्स के थ्रू जो है पास ऑन होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर आवर लेक्चर टुडे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में जो है we'll start on something new. So please, ये UML की diagrams बहुत important है, do practice these as much as you can. It would be really appreciated कि आप अपने end पे भी हैं जो है वो बहुत सारी इनकी practice कर रहे हैं साथ साथ। Until next time, do take care of yourselves and thank you.